कर्नाटक में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। राज्य के वरिष्ठ बीजेपी नेता एस ईश्वरप्पा ने जेपी नड्डा को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव न लड़ने का अनुरोध किया है। इस बीच बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर बैठकों का दौर जारी है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दल सक्रियता के साथ दक्षिण के राज्य में अपनी आमद दर्ज करा रहे हैं। इसे लेकर जहां बैठकों का दौर जारी है, वहीं नेताओं की बयानबाजी भी लगातार माहौल को गरमाए हुए है। ताजा मामला भाजपा के वरिष्ठ नेता एस ईश्वरप्पा से जुड़ा है, जिन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने चुनाव न लड़ने का कारण नहीं बताया। गौरतलब है कि उनका ये कदम इसलिए भी चर्चा के केंद्र में है क्योंकि भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। सीनियर नेता है, उन्हें 3 बार अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसके पहले युवा मोर्चा अध्यक्ष रहे, डिप्टी सीएम भी रहे। उनका योगदान बहुत है पार्टी मजबूत करने के लिए। उन्हें स्वयं निवृत्ति घोषणा किया। It is a welcome decision by a senior leader of the Bharatiya Janata Party, and the mindset of the senior leaders are the same. They almost served the state and also for this Bharatiya Janata Party almost 40-45 years, so that their mindset is the youth has to come in forefront and they should shoulder the responsibility of this country. एस ईश्वरप्पा के इस कदम से कांग्रेस को भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिल गया है। I think there was a message sent to him by the party high command, BJP high command, that ticket will not be given to you. In anticipation of that one, Mr. Ishwarappa has withdrew himself because he feels that he may be humiliated by not getting a ticket. इस बीच पार्टी प्रत्याशियों के नाम के चयन को लेकर जेपी नड्डा के साथ राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक हुई, जिसमें नामों पर विचार किया गया। कुछ इंफॉर्मेशन लाने का एक फैसला लिया है, उसका काम अभी चल रहा है। ये जो लिस्ट आता है ना, इसी तरह पूरा बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें होगा। इस बीच कर्नाटक में अमूल बनाम नंदिनी की लड़ाई का राजनीतिकरण देख सीएम बसवराज बोम्मई को आगे आना पड़ा। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि नंदिनी कर्नाटक का बहुत अच्छा ब्रांड है। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, लेकिन उसके पहले कर्नाटक में अमूल ब्रांड की एंट्री प्रदेश में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। कर्नाटक में स्थानीय दूध और डेयरी ब्रांड नंदिनी बेहद लोकप्रिय है, लेकिन अमूल के एंट्री के ऐलान के बाद से कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। नंदिनी का कर्नाटक के दूध और डेयरी मार्केट में वर्चस्व है। इस बीच अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर जयंत मेहता ने कहा कि कंपटीशन नंदिनी के साथ का सवाल नहीं उठता है। जयंत मेहता ने कहा कि जैसे अमूल गुजरात के किसानों का कोऑपरेटिव है, उसी तरह से नंदिनी कर्नाटक के किसानों का कोऑपरेटिव है। दोनों के बीच कंपटीशन का सवाल ही नहीं उठता। दोनों संगठनों का मालिक किसान है, तो फिर विवाद कहां है? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कर्नाटक के चुनाव को समझने के लिए कर्नाटक की 224 सीटों को 6 एक तरह से हिस्सों में बांटा गया है। हम हर हिस्से में किस तरह के राजनीतिक समीकरण हैं, क्या मुद्दे हैं, राजनीतिक पार्टियों के लिए वो क्या मसले हैं जो चुनौती बन रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मध्य कर्नाटक की। आइए आपको बताते हैं मध्य कर्नाटक की क्या राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्या तस्वीर निकल के आती है। मध्य कर्नाटक में 6 जिले हैं और इन 6 जिलों की कुल सीटें 35 हैं, जिसमें 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कांग्रेस ने 11 पर। आइए इससे आगे आपको समझाते हैं कि किस तरह से मध्य कर्नाटक के जो तमाम जिले हैं वो कौन से हैं। विजयनगर, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, शिमोगा, चिकमंगलुरु। मध्य कर्नाटक के जो अहम तथ्य हैं वो ये हैं कि दावणगेरे और चित्रदुर्ग जो है वो धार्मिक मठों या गुरुपीठों का केंद्र कहा जाता है। ज्यादातर मठ लिंगायत और उनकी उपजातियों के ही हैं। और इसी साल जनवरी में जेपी नड्डा ने दावणगेरे, चित्रदुर्ग और तुमकुरू में 7 मठों का दौरा किया था। शिवमोगा पूर्व सीएम येदियुरप्पा का गढ़ कहा जाता है। शिवमोगा की 7 विधानसभा सीटों में से 6 भारतीय जनता पार्टी के पास है और 1 कांग्रेस के पास है।
हालांकि सेंट्रल कर्नाटक को सिर्फ ये नहीं कहा 2018 के चुनावी नतीजों से ही नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि 2018 से पहले के जो चुनावी नतीजे रहे हैं उसमें अगर मध्य कर्नाटक की हम बात करें तो वो जब किसी राजनीतिक पार्टी पे मेहरबान हुआ तो पूरा मेहरबान हुआ है। और इसीलिए जानना जरूरी है कि क्यों इस चुनाव में भी लिंगायत समुदाय पर इतनी चर्चा हो रही है। लिंगायतों को कर्नाटक में सबसे बड़ा जाति समूह माना जाता है। प्रदेश में इनकी आबादी, हालांकि ये कोई आधिकारिक एक तरह से आंकड़ा या फिर वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन माना यह जाता है कि 17% के करीब है। और इनका एक तरह से मजबूत पकड़ जो है वो करीब 110 विधानसभा सीटों पर सीधा असर ये लिंगायत समुदाय का दिखता है चुनाव में। 1956 से लेकर अब तक कुल 23 मुख्यमंत्री हुए हैं और इन 23 मुख्यमंत्रियों में से 10 मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय के हैं। तो इससे भी समझा जा सकता है कि कर्नाटक की राजनीति में आखिर लिंगायत समुदाय पर चर्चा क्यों हो रही है। आरक्षण पे जो फैसला लिया गया उसे अहम माना जा रहा है और चुनाव में उस फैसले को लेकर भी चर्चा है। कर्नाटक सरकार का नौकरी और शिक्षा में आरक्षण को लेकर 2 बड़े फैसले किए थे और इन 2 बड़े फैसलों में ओबीसी मुसलमानों के लिए 4% कोटा खत्म किया गया था और इस 4% कोटे को जिसको खत्म किया गया है इसे वोकलिंगा और लिंगायत समुदाय में बांटा गया था। वोकलिंगा के लिए कोटा 4% से बढ़ाकर अब 6% किया गया है और लिंगायत श्रेणियों के लिए कोटे को 5% से बढ़ाकर 7% किया गया है। वहीं मुस्लिम समुदाय को अब ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण मिलेगा। और मध्य कर्नाटक की पूरी राजनीति और खासकर चुनाव प्रचार में किस तरह से उठापटक है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी साथी जुड़ गई हैं आयशा खानम। आयशा, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि मध्य कर्नाटक को हमने देखा है लिंगायत समुदाय का एक तरह से वर्चस्व रहा है इस पर, लेकिन यह भी देखा गया कि समय समय पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की झोली में एक तरह से कह सकते हैं लिंगायत समुदाय ने अपनी मेहरबानी कहे या अपनी श्रद्धा दिखाई है। इस चुनाव में क्या दिखाई देता है मध्य कर्नाटक का एक तरह से तमाम आंकड़े, क्योंकि 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। जी बिल्कुल रितु, इस चुनाव में भी बहुत दिलचस्प रहेगा मध्य कर्नाटक का रोल। और जैसा कि आपने बताया स्टोरी में कि मध्य कर्नाटक वो क्षेत्र है जहां पर ज्यादा से ज्यादा मठ हैं और ये मठ जो है सोशल रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। चित्रदुर्गा में जो मठ्स हैं वो ज्यादातर बैकवर्ड और ओबीसी क्लासेस के लिए मठ है वहां पर। और उत्तर कर्नाटक और दावणगेरे की अगर हम बात करें तो वहां पर लिंगायतों के इन्फ्लुएंस मठ्स हैं। तो ये मठ्स जो हैं पूरी तरह से इस क्षेत्र में एक पकड़ रखते हैं। ये पकड़ महज इसलिए नहीं कि ये धर्म या धर्म से जुड़े हैं, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये मठ्स सोशल रिफॉर्म्स के लिए काम करते हैं और कई जो इस इलाके के लोग हैं इन मठ्स पर निर्भर है, खासकर शिक्षा के लिए और गरीबों के लिए। ये मठ्स गरीबों के बच्चों के लिए स्किल ट्रेनिंग तैयार करते हैं, तो ये अहम रोल अदा करते हैं। तो ऐसे में ये जो मध्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र में शिवमोगा भी आता है और ये जो है कई सालों से, कई वर्षों से बीएस येडियुरप्पा का गढ़ रहा है। और यहाँ से भी बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की जो मजबूत पकड़ है शिवमोगा से भी होकर चलती है। और दावणगेरे वो क्षेत्र है जो कर्नाटक का एपी सेंटर माना जाता है। देखिए हर चुनाव में इसी क्षेत्र से चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, यहीं से चुनाव का बिगुल बजाते हैं, यहीं से अपनी राजनीतिक रैली शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ समय पहले, 2 हफ्ते पहले यहाँ पर विजय संकल्प यात्रा का जो समापन समारोह था यहाँ पर शामिल हुए थे। तो ये एक क्षेत्र है और लकी माना जाता है कि दावणगेरे में जब आप चुनावी रैली शुरू करते हो तो वहां से उसका असर दूर दूर तक पहुंचता है। और रही बात बेल्लारी की, बेल्लारी हमेशा से शुरू से एक बहुत ही मजबूत गढ़ रहा और जब से यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज की बात शुरू हुई और रेड्डी ब्रदर्स बेल्लारी की राजनीति में कूद पड़े तो ये बीजेपी के लिए एक अलग बल मिला था। और अब ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि रेड्डी ब्रदर्स बीजेपी के साथ नहीं है और वहां पर जनार्दन रेड्डी ने अपनी पार्टी लॉन्च कर ली है। और आयशा, बेल्लारी की ही एक सीट से अमित शाह ने भी कुछ समय पहले भी एक रैली की थी जिसमें साफ संकेत दिया था। सुंदूर एक सीट, विधानसभा सीट है जिसे आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी जीत नहीं पाई है और कांग्रेस का मजबूत गढ़ भी है। ऐसे में बीएस येदियुरप्पा 2018 के बाद इस चुनाव में सक्रिय एक तरह से नहीं उस तरह से दिखाई देंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी
5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही साथ विपक्ष कितना मजबूत दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय मुकाबले में जेडीएस है, क्या उसका भी कहीं कोई हिस्सेदारी है या मध्य कर्नाटक शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई रहेगी? देखिए, फिलहाल मध्य कर्नाटक की अगर हम बात करें तो ये बीजेपी मानकर चल रही है कि यहाँ पर उन्हें उतनी जद्दोजहद उतनी नहीं करनी पड़ेगी जितनी ओल्ड मैसूर रीजन में बीजेपी करती आ रही है, क्योंकि बीजेपी को इस बात का अंदाजा है कि यहाँ पर जो वोकलिगा क्षेत्र है उस तरह की जो मेहनत लगातार अमित शाह यहाँ पर कर रहे हैं वो मध्य कर्नाटक में उतनी उन्हें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चुनाव जो है बहुत ही खास रहेगा, बहुत ही दिलचस्प रहेगा। हालांकि कांग्रेस ने एक अजम्पशन, एक हवा बनाई है कर्नाटक में कि आगे चलकर वही सरकार बना रही है, लेकिन आप देखिएगा पिछले कुछ दिनों से लगातार किस तरह से बीजेपी अपनी रणनीति और कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार करने में बीजेपी कितनी बारीकी के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है और 3 दिन से लगातार इस पर चर्चा हो रही है। ऐसे में बीजेपी इस चुनाव में नए चेहरे उतारना चाहती है और शिवमोगा में भी रही बात शिवमोगा की, जहां से बीएस येडियुरप्पा चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। कर्मभूमि उनकी रही जी। उनके बेटे जो है विजेंद्रा, उन्हें शिकारीपुरा से चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में कि कैसे इस क्षेत्र से बीजेपी को हमेशा से उम्मीद रही है और बीजेपी इस चुनाव में भी इस बात से भरपूर विश्वास है बीजेपी को कि यहाँ पर ये जो मध्य कर्नाटक बिल्कुल आयशा, बीजेपी नेता ईश्वरप्पा चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है, पहली लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि वो लिस्ट भी, ये जो मध्य कर्नाटक की जो एक तरह से जो भरोसा दो दिख रहा है बीजेपी को, वो उस लिस्ट से भी बहुत ज्यादा साफ सामने आएगा, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी रणनीति जिस तरह से बनाई है और अभी तक जो लिस्ट जारी की है उसमें लिंगायत समुदाय से कई लोगों को टिकट दिया गया है। तो सबका एक तरह से कह सकते हैं कि टारगेट इस समय मध्य कर्नाटक बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आयशा पूरी जानकारी के लिए।